वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे सोल्यूशन के। पहला, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड एंड हेनरीज लॉ। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के अंदर सबसे पहले हम 2 पॉइंट मेन हैं इसके जो कवर करेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड एंड दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलना। सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो जानना पड़ेगा एंड मैं उसका आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। सबसे पहली टर्म है आपकी स्क्रीन पे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं और वो कम्प्लीटली उसके अंदर मिक्स हो रहा है और होता ही जा रहा है, मतलब आप डाल रहे हैं और वो मिक्स होता जा रहा है और उसकी फिर जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है। जितना सॉल्यूट बढ़ेगा उतनी कंसनट्रेशन भी बढ़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब दूसरी टर्म है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब जैसे हम सॉल्यूट डाल रहे हैं किसी भी सॉल्वेंट में, अब एक टाइम आएगा वो सॉल्यूट हम उससे ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। मतलब हम पहले जब हम सॉल्यूट डाल रहे थे वो मिक्स हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो नहीं मिक्स होगा। वो क्यों नहीं मिक्स होगा? क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अंदर जाके आपस में कोलाइड करेंगे, क्योंकि उनको मिक्स होने के लिए वो सरफेस एरिया, वो सरफेस ही नहीं मिल रहा ना, तो इसीलिए वो आपस में ही कोलाइड करेंगे और सोल्यूशन के अंदर ही सेपरेट आउट होते जाएंगे। वो सेपरेट आउट जो हो रहे हैं उसको बोलेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन। अब क्योंकि हम सॉल्यूट को और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ डिज़ोल्यूशन है वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो गया, यानी कि एक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक कंडीशन हमारे को अटेन हो गई है। और इस टाइम पे जो सोल्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जब हम एक ही टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा सोल्यूट डालते हैं उसको बोलते हैं, जब वो सोल्यूशन बनता है उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की, विच इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आप सपोज करिए आपके पास कोई 100 ग्राम लिक्विड है जिसमें आप कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं कोई भी, और आप उसको तब तक डाल रहे हैं जब तक वो डिजॉल्व होता जा रहा है और वो आपके लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है बिना कोई टेम्परेचर को बढ़ाए, बिना कोई और फिजिकल एक्टिविटी को चेंज करे। उसी कंडीशन में आपको वो चेंज, मतलब पूरा सोल्यूशन बनता जा रहा है, तो वो हम बोलेंगे उसको सॉल्युबिलिटी की। वो एक सब्सटेंस है, वो मिक्स होता जा रहा है, घुलता जा रहा है। अब आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा है टेम्परेचर। नेचर में होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे अगर कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर में डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में, जैसे कि NaCl डिजॉल्व इन H2O, यानी कि नमक जब पानी में मिलता है, क्योंकि H2O किस फॉर्म में होता है? H+OH- की फॉर्म में, और NaCl किस फॉर्म में होता है? Na+Cl- की फॉर्म में। और अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर का एग्जांपल है, जैसे कि बहुत सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं लाइक नैप्थलीन, एट्रासीन, जो कि सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स में। दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की भी 3 कंडीशंस हैं। पहला, जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़े, जिसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, NaCl KCl जब हम डालते हैं तो ये टेम्परेचर के साथ इनकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। दूसरा हमारा है जब हमारी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तीसरा हमारे पास है जिसमें सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क ही ना पड़े। तीसरी कंडीशन है जिसमें सॉल्युबिलिटी ना घटे ना बढ़े, लाइक जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी बस फॉर्म चेंज करते हैं टेम्परेचर बढ़ने या घटने से, बट उनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे जो पॉलीमॉर्फिक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं, जैसे कि हमारे अल्फा से बीटा में चेंज हो जाना अमोनियम नाइट्रेट का, या फिर एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे में चेंज हो जाना, जैसे कि CaCl2 6H2O कन्वर्ट हो जाता है CaCl2 4H2O में। अब लास्ट में मैं आपको एक टर्म बताती हूँ इसमें, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता है, जैसे ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? बदलना। तो वो टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज कर ले, वो होते हैं हमारे ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे इसका एग्जांपल है, अगर मैं बताऊँ Na2SO4 10H2O, अगर हम इसको 32.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पे हीट करें तो ये Na2SO4 में बदल जाता है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, सोल्यूशन ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इसका मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। So definition is the solubility of any gas in a particular liquid is the volume of the gas in cc that can dissolve in unit volume of the liquid to form saturated solution at the temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmosphere। मतलब कि आप कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है, उसमें जो हम वॉल्यूम गैस का डाल रहे हैं, जितना वॉल्यूम डाल रहे हैं वही सेम सॉलिड वाली बात है, जितना वो डिजॉल्व होता रहेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता रहेगा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए उसी सेम टेम्परेचर पे, तो वो हमारा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ द गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
तो नेचर ऑफ गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कुछ गैसेज हैं, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि वाटर में बहुत कम एक्सटेंट तक ही डिसॉल्व हो पाती हैं, लेकिन जबकि कुछ गैसेज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होती हैं, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया। तो जो सॉल्यूबिलिटी है गैस की वो डिपेंड करती है उनके रिएक्शन पे कि वो सॉल्वेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज़ होगी, वो कम से कम सॉल्युबल हो पाएगा। अगला हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के इफेक्ट में यहाँ पर एक स्पेशल लॉ है विच इज़ कॉल्ड हेनरीज लॉ। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। का इफेक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी पर जो स्टडी किया गया था वो था हेनरी के द्वारा। हेनरी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1803 में अपनी स्टडी करी। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन जो कहती है वो है मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। मतलब जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका मास उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ द गैस पर, इन प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, जो कि लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आती है कि एम यहाँ पर क्या हो गया, हमारा मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी यहाँ पे है प्रेशर ऑफ द गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो के एक टर्म आएगी एंड के इज कांस्टेंट। डेफिनेशन कहती है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। तो यहाँ पर चेंज है, पहले हम मास का गैस का मास ले रहे थे, अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लिया है। तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो उस लिक्विड में उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर ऑफ द गैस के। और यहाँ पे भी हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर के डैश एक टर्म लिखी है, के डैश भी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है और ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। सो नेक्स्ट डेफिनेशन एंड लास्ट डेफिनेशन है ये हेनरी लॉ की, जो कहती है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मतलब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर है उसके वेपर फेज में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वाइज अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू 1 बाय के डैश एक्स ए यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन है। 1 बाय के डैश है तो हम इसको के एच लिखेंगे, के एच यहाँ पर है हेनरीज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हमारी मेन इक्वेशन आ जाती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू के एच यानी कि हेनरीज कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के लॉ की दो लिमिटेशन है। पहला कि जो गैस है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए, मतलब उसका प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर शुड बी हाई। दूसरी लिमिटेशन है कि जो गैस है वो शुड नॉट गो कंपाउंड फॉर्मेशन विद अ सॉल्वेंट और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि जब भी हम उस गैस को लिक्विड में डालें तो कोई भी एक कंपाउंड फॉर्म नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ना ही एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही कुछ डिसोसिएट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम अमोनिया को वाटर में डालते हैं तो वो बनाता है NH4OH और NH4OH किस में डिसोसिएट होता है, NH4+ एंड OH- में। अब हम बात करेंगे अपना लास्ट टॉपिक वीडियो का, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है जिसमें पहला है फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के फंक्शन में इसका हेल्प होता है कैसे, जब हमारा ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है तो बाहर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और लंग्स में कम होता है। और हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो जब बाहर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो वो बाहर से लंग्स की तरफ एंटर करती है जहाँ पे कम है। फिर लंग्स और जो हमारे टिश्यू हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आता है, तो लंग्स में ज़्यादा होता है और टिश्यू में कम, तो फिर वो लंग्स से टिश्यू में जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी डीप सी डाइविंग। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज़ होती है प्रेशर के साथ, और हमें पता है जब हम पानी में बहुत नीचे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन है हमारी एट हाई एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं हमें ऑक्सीजन कम महसूस होने लगती है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं उनको जितना ऊपर हम जाते जाएंगे उतना ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेजेस, यानी कि जैसे हमने देखा है जब भी हम कोक की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से बहुत सारी गैस बाहर निकलती है, तो वो गैस क्या होती है, वो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है। क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर या सोडा की या वाटर की, जिसमें भी, वो किस में होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे डाली जाती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है। और इसी वजह से जब हम उस बोतल को खोलते हैं तो एक साथ वो प्रेशर से एयर बाहर निकलती है और वो सारे बबल्स जो निकलते हैं, और प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो सोल्यूशन के ऊपर डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है एंड बबल्स बाहर आते हैं CO2 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हमारा शिक्षालय।